हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या होते हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र और उनके कार्यों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की, उनके घटकों के बारे में हमने पूरी तरह से चर्चा की। और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी जो भौतिक संसाधन है उनका हम किस टाइप से क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे। भौतिक संसाधनों में कौन कौन से संसाधन, यानी विद्यालय का भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय इत्यादि, यानी इनको हम डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यानी कि आप सभी को पता होता है कि विद्यालय क्या है, विद्या का मंदिर है। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें अपने परिवार के बाद में, यानी जब हम अपने परिवार के अलावा जो स्थान होता है जहाँ से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो क्या है, हमारा विद्यालय है। तो विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों तथा शिक्षकों की शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह कार्य कर सके। यानी कि जो भी विद्यालय का वातावरण है, उस वातावरण में हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा वातावरण चाहिए होता है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों का शारीरिक तथा मानसिक शक्ति पूरी तरह से कार्य कर सके। विद्यालय का भवन तथा कक्षा के कमरे मनोहारी होने चाहिए, जो छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित कर सके। यानी कि जो भी भवन है, जो भी बिल्डिंग है स्कूल की, और जो कक्षा के कमरे हैं, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए कि बच्चा अचानक से देखे और उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगे। तो इस टाइप का होना चाहिए। स्वास्थ्य वर्धक वातावरण का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि छात्र अपना अधिक से अधिक समय कहाँ बिताते हैं, अपने विद्यालय में बिताते हैं। यानी कि अपनी जो पूरा दिन होता है उसमें आधे से ज़्यादा समय जो होता है वो अपने विद्यालय को देता है। तो वहाँ विद्यालय का वातावरण जो है वो छात्र जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः विद्यालय के भौतिक संसाधन के प्रति ध्यान आकर्षित कराना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। यानी कि जो विद्यालय के भौतिक संसाधन है उनको प्रति हमें क्या करना चाहिए, ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भौतिक संसाधनों में जैसे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, उनके विषय में हम पूरी बात करेंगे। तो भौतिक संसाधनों में आप देखिए, पहला है विद्यालय भवन, पहला है विद्यालय भवन, दूसरा है विद्यालय छात्रावास भवन, तीसरा है विद्यालय प्रयोगशाला भवन, चौथा है विद्यालय पुस्तकालय भवन। आगे बात करेंगे, पांचवें नंबर पे आता है, ध्यान दीजिएगा, पांचवें नंबर पे आता है खेल तथा खेल का मैदान। छठे नंबर पे आता है विद्यालय फर्नीचर। सातवें नंबर पे आता है शैक्षिक उपकरण। आठवें नंबर पे आता है विद्यालय स्वच्छता। नौवें नंबर पे आता है शौचालय और 10वें नंबर पे आता है पेयजल व्यवस्था। सबके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आपको सभी लोगों को पता होगा कि विद्यालय आपने सभी ने देखा होगा, विद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण करी होगी, और आप खुद भी जानते होंगे कि विद्यालय में बच्चा क्या करता है, चाहता है कि जो उसका विद्यालय हो, उसका जो भवन हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो जिस कक्षा में बैठे वो भी पूरा साफ सुथरा हो, बहुत ही अच्छा हो। और आप चाहते हैं कि वहाँ पे एक अच्छे से अच्छा फर्नीचर हो, खेल कूद का मैदान हो, बच्चा खेल सके, फ्री होके खेल सके, ताकि उसके मानसिक वृद्धि के साथ साथ उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती रहे। चाहते हैं कि जहाँ पे भी जैसे बच्चा दूर से आता है, दूर से जाता है, तो उसके लिए उचित छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो। प्रयोगशाला यानी करके सीखना के द्वारा हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगशाला विधि के द्वारा सीख सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। और पुस्तकालय भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सभी लोग सम्मिलित होके क्या करते हैं कि कोई भी पुस्तक जो कि उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकती है, या कहानी लेखन से संबंधित पुस्तक हो, या कुछ ऐसी जो भी पुस्तकें हैं जिनका संग्रह एक जगह होता है, वो पुस्तकालय भवन हो, बच्चा अपना समय दे सके। और शैक्षिक उपकरण, बहुत सारे शैक्षिक उपकरण हैं, जैसे श्यामपट्ट हुआ,
बोर्ड हुए, श्यामपट्ट हो गया जिसको ब्लैक बोर्ड वगैरह भी बोलते हैं, और चौक हो गई, डस्टर हो गया, आपके बैठने के लिए जितना भी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। विद्यालय में साफ सफाई का माहौल, मीन साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, शौचालयों की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पे कोएड एजुकेशन हो यानी सह शिक्षा कार्यक्रम चलता हो, वहाँ पे बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट वॉशरूम हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था, बच्चे आज के टाइम पे तो बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने साथ बॉटल ले जाते हैं, पानी की उचित व्यवस्था रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों के लिए उचित पेयजल की व्यवस्था भी होनी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिटेल में पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे हम बात करते हैं विद्यालय भवन। विद्यालय भवन के बारे में देखते हैं। विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय साधन आबादी से थोड़ा दूर हो तो उत्तम रहता है। यानी विद्यालय अगर गांव में है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन विद्यालय की स्थिति नगर में नगरीय साधन आबादी से थोड़ा दूर हो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि शोर शराबे से दूर रहता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, जैसे ट्रक वगैरह जा रहा है या कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है। उपनगरीय बस्ती या गांव में इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होती है। विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो उत्तम होता है। यानी देखिए, विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व, आपको पता होगा कि ये जो आप डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं तो इसमें क्या आता है, ये पूरब आ जाता है, ठीक है, ये पूरब आ जाता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ पे होता है दक्षिण। इस उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा मानी जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा। और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है विद्यालय भवन पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, ये वाला एरिया आ जाता है। पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो उत्तम होता है। इसका लाभ यह होता है कि यहाँ शीतकाल में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ शीतकाल में धूप सीधे छात्रों को उपलब्ध होगी, वहीं ग्रीष्म काल में सूर्य का प्रकाश सीधा भवन में प्रवेश नहीं करेगा। यानी अगर ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर भवन निर्माण होगा तो क्या होगा कि बच्चों को, अगर जैसे ज़्यादा गर्मियों में क्या होता है कि धूप डायरेक्ट नहीं आएगी और सर्दियों में धूप डायरेक्ट आ जाएगी, तो क्या होगा कि बहुत बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा मीन सर्दियों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा धूप प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा वातावरण। और सर्दियों में क्या होगा कि अगर धूप आती रहेगी तो भी बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास नहीं होगा। तो इस टाइप का यहाँ पे भवन निर्माण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए। जहाँ पे भी विद्यालय बना है उसका धरातल ऊंचा होना चाहिए, ताकि जैसे बारिश वगैरह हो तो पानी का जमाव ना हो पाए। पानी का जमाव होने की वजह से क्या होता है कि बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, मच्छर वगैरह पनपने लगते हैं, गंदगी फैलने लगती है और बहुत ही महक सी आने लगती है। तो विद्यालय भवन की नींव का धरातल ऊंचा होना चाहिए। यथासंभव विद्यालय भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन, बिजली, पानी की उचित व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध हो सके, अन्यथा छात्रों तथा शिक्षकों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर आप विद्यालय जहाँ पे भी बना है, विद्यालय भवन में बिजली की उचित व्यवस्था हो, पानी की उचित व्यवस्था हो, जहाँ से सुविधाजनक तरीके से आया जा सके, आवागमन की सुविधा हो, तो शिक्षकों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होता है। आसानी से वो आ जाते हैं, समय पे आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि विद्यालय भवन की जितनी भी विद्यालय भवन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो हमने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं विद्यालय छात्रावास भवन। तो विद्यालय छात्रावास भवन की क्या विशेषताएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय छात्रावास भवन, यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों के हों तो छात्रावास विद्यालय की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
आपको भी पता होगा, अगर आपका विद्यालय, आप खुद भी सोचिए कि अगर आपका विद्यालय बहुत दूर पड़ता है, बहुत बच्चे होते हैं जो दूसरे शहरों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, और अगर ऐसी जगह पे छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाएंगे। अगर छात्रावास की सुविधा होगी तो वो छात्रावास का क्या करेंगे, वहाँ पे छात्रावास में रह करके आसानी से, यानी कि सुविधाजनक तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं हो पाएंगे। तो यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी दूरस्थ स्थानों के हों तो छात्रावास विद्यालय की अनिवार्य आवश्यकता होती है। छात्रावास छात्रों में सामूहिक जीवन जीने की कला विकसित करने का उपयुक्त स्थल है। बच्चे क्या करते हैं, छात्रावास में एक साथ रहते हैं, वे सामूहिक रूप से कार्य करना सीख जाते हैं, साहचर्य का भाव जागृत होता है, और क्या होता है कि यहाँ पर विद्यार्थी भावी जीवन के लिए सहयोग, साहचर्य और आत्मनिर्भरता का जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं। अपना काम स्वयं करना होता है उन्हें। अपने देखा होगा हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उन्हें अपना खाना भी समय से खाना। ऐसे घर में क्या होता है कि मम्मी वगैरह पीछे पड़ जाती हैं, तब भी बच्चा नहीं सुनता है। वहाँ पे क्या है, एक टाइम निर्धारित होता है, शेड्यूल होता है, हर चीज़ टाइम से वर्क करने की पावर आ जाती है। और क्या होता है कि बच्चे अपना काम जब स्वयं करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, एक दूसरे का साथ देते हैं, और देखिए जीवन व्यतीत करना, आत्मनिर्भरता का जीवन व्यतीत करना सीख जाते हैं। छात्रों में स्वशासन, आत्मनिर्भरता, परस्पर सहयोग, साहचर्य, स्वनिर्माण आदि गुणों का विकास होता है। यानी बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे स्वयं करने लगते हैं। अपने कपड़े तय करके रखना, अपना बुक्स को, अपनी कॉपी किताबों को, अपने बैग को प्रॉपर वे में रखना, अपनी ड्रेस वगैरह मीन्स प्रेस भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हॉस्टल में रहते हैं, वो साफ सफाई भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो सहयोग की भावना भी विकसित होने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो कि जनतंत्रीय शासन व्यवस्था के नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, किसी विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। यानी कि किसी भी विद्यालय में अगर आप छात्रावास की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उससे पूर्व किन किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, वो देखिए। छात्रावास कितने विद्यार्थियों के लिए हो, उनके रहन सहन में कठिनाई ना हो। यानी कि बच्चों के कितने बच्चों को रहने के लिए छात्रावास बनाया जा रहा हो ताकि रहन सहन में कठिनाई ना हो। यानी कि अगर एक रूम उस हिसाब से बनवाइए, अगर 2 बच्चों के लिए रूम है तो उसी आकार में बनाइए, उतने ही छोटा या बड़ा कितना बनवाना है वो बच्चों के, आपको पता होना चाहिए कि कितने विद्यार्थियों के लिए वो बन रहा है। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर छात्रावास का निर्माण करना चाहिए, उनके रहन सहन में कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट है, छात्रावास के साथ भोजनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि अगर भोजनालय की व्यवस्था होगी तो बच्चों के लिए आसानी होगी, उन्हें समय से भोजन मिल जाएगा। वे क्या करेंगे कि उन्हें जो भी भोजन उनके लिए उपयुक्त है वो भोजन अगर उन्हें छात्रावास में ही उपलब्ध हो जाएगा तो उन्हें अपना समय भोजन बनाने में व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अरेंजमेंट करना होता है, बच्चों को खुद इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो यानी छात्रावास के साथ भोजनालय की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रावास भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो। यानी कि जो छात्रावास भवन है वो विद्यालय भवन से दूर ना हो। अब ये अगर बच्चे का जो छात्रावास है कैंपस के अंदर हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, और अगर बाहर है तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, बच्चा समय से अपने विद्यालय में पहुंच जाता है। तो आगे देखिए, छात्रावास के आसपास का पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। यानी कि अगर आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, स्वच्छ वातावरण होगा तो बच्चे का पढ़ाई के प्रति भी बहुत ज़्यादा मन लगेगा। ध्यान दीजिएगा आगे, छात्रावास में आंतरिक खेलों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि बच्चा अगर बोर होने लगे या बच्चे को कुछ लगे कि अब अच्छा मीन्स बच्चे को अगर बोरियत महसूस होने लगे तो वो क्या कर सकता है, खेल खेल सकता है। आंतरिक वहाँ पे अंदर खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए।
और छात्रों के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। वार्डन का व्यवहार, ध्यान दीजिएगा, वार्डन का व्यवहार स्नेह युक्त, सहयोगपूर्ण व अभिभावक तुल्य हो, जिसमें उन्हें घर का अभाव महसूस ना हो। यानी कि जो भी वार्डन हो उसका व्यवहार बहुत ही स्नेह युक्त होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है छात्रावास में वो अपने परिवारजनों से दूर रहता है, अपने माता पिता अपने भाई बहनों से दूर रहता है। तो वहाँ पे क्या है, अगर वार्डन का व्यवहार बहुत ही स्नेह युक्त होगा, सहयोगपूर्ण होगा, वह अभिभावक तुल्य होगा, बिल्कुल अभिभावक की तरह अगर व्यवहार होगा तो क्या होगा कि उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि हम घर और परिवार से दूर रह रहे हैं। आगे बात करते हैं विद्यालय प्रयोगशाला भवन। तो हमने देखा कि विद्यालय छात्रावास भवन के बारे में पढ़ा, विद्यालय प्रयोगशाला भवन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं करके सीखने हेतु विषय के अनुरूप, देखिए स्वयं करके सीखने के लिए प्रयोगशाला में आप खुद देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कोई भी चीज है वो कैसी दिखती है। ठीक है, अगर आपने किसी भी सॉलिड के बारे में पढ़ा है तो आप सॉलिड को टच करके देख सकते हैं। आप किसी भी आकार की वस्तुओं के बारे में अगर इमेजिनेशन करते हैं तो उनको आप प्रयोगशाला में खुद करके देख सकते हैं, खुद टच करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रयोगशाला में, जैसे कि आपने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, आपने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला देखी तो आपने बहुत सारे आप फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तो आपने किसी भी रसायन का अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो उसको आप लैब में देख सकते हैं कि हाँ उसका कलर क्या होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, स्वयं करके सीखने हेतु विषय के अनुरूप उचित पर्यावरण प्रदान करने के लिए एक ही स्थान पर विषय की अधिगम सामग्री की उपलब्धता के लिए विषय में अधिक रुचि लेने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी रुचि यानी विषय में अधिक अगर रुचि लेना चाहते हैं तो आप प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं पर जाता है। हम ज़्यादातर प्रयोगशालाओं की जब भी बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है कि विज्ञान की प्रयोगशाला। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट में प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं। आप कंप्यूटर की क्लास लेते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर की लैब्स होती हैं, आपने गृह विज्ञान की लैब्स देखी होंगी, आपने बहुत सारी ऐसी लैब्स देखी होंगी, मीन्स साइंस के अलावा बहुत सारी ऐसी लैब्स होती हैं, मनोविज्ञान शालाएं होती हैं। तो इस टाइप से आप देखते हैं कि सामान्यतः जब हम प्रयोगशाला की बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं पर ही जाता है। परंतु आधुनिक युग में अच्छे विद्यालयों में विज्ञान विषयों के अतिरिक्त भूगोल की भी प्रयोगशाला होती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, चार्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, मॉडल रखे होते हैं, मानचित्र पूरा होता है, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे अक्षांश हुए, देशांतर हुए, आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप पूरे ग्लोब पे देखते हैं। तो क्या होता है कि भूगोल की भी प्रयोगशालाएं होती हैं, भाषाओं की भी प्रयोगशालाएं होती हैं, विज्ञान विषयों के अतिरिक्त। ठीक है, भूगोल अथवा भाषाओं की प्रयोगशाला स्थापित की जाती हैं। मनोविज्ञान शाला, निर्देशन कक्ष भी आज तनावग्रस्त समाज के लिए आवश्यक प्रयोगशालाएं बन गई हैं। ठीक है, अगर बच्चा जैसे तनाव युक्त होता है तो वो मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में जा करके क्या होता है, तनाव से मुक्त अपने आप को महसूस करता है। तो ऐसी मनोविज्ञान की भी प्रयोगशालाएं अच्छे विद्यालयों में मिल जाती हैं। कंप्यूटर के प्रयोग ने कंप्यूटर की प्रयोगशाला की अनिवार्यता स्वतः ही सिद्ध कर दी है। हर जगह देखिए कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। प्रत्येक स्कूल में, विद्यालय में आप देख लीजिए, प्रत्येक किसी भी आप ऑफिस में देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया है। तो कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से अनिवार्य विषय की तरह कंप्यूटर पढ़ाया जाने लगा है। तो स्कूलों में क्या है, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर की प्रत्येक स्कूल में आपको प्रयोगशालाएं मिल जाएंगी। तो आपने देखा कि विद्यालय प्रयोगशाला भवन के विषय में पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे विद्यालय पुस्तकालय भवन के ही अंतर्गत, विद्यालय पुस्तकालय भवन के अंतर्गत देखेंगे। प्रयोगशालाओं के बारे में पढ़ा तो विद्यालय पुस्तकालय भवन के बारे में हम जानेंगे। तो पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है कि पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है। ठीक है, केवल पुस्तकें कागज और स्याही नहीं है। सोचिए आपको कितना ज्ञान दे देती हैं, तो वो मात्र कागज और स्याही कैसे हो सकती हैं।
ठीक है, आप जो कुछ भी हैं आज उन्हीं बुक्स की वजह से हैं, हम जो कुछ भी हैं आज बुक्स की वजह से हैं, हमारे ज्ञान में जो भी वृद्धि हुई है वो हमारी किताबों की ही बदौलत है। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तकों के संदर्भ में कहा गया है कि पुस्तकें मात्र कागज और स्याही नहीं है, वे व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति हैं, अधिकतर छात्रों की साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी की साथी हैं, छात्रों की नहीं, वो सभी की साथी हैं, जिन्होंने सदियों से ऋतुओं के प्रभाव को सहा है और अनंत की ओर अग्रसर हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहां शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। ठीक है, जो पुस्तकालय है वो विद्यालय का हृदय है। ठीक है, मीन्स सेंटर में होता है। देखा होगा कि जब बच्चे का निर्माण होता है गर्भ में, माँ के गर्भ में, तो हृदय से ही स्टार्टिंग हो जाती है। इसी प्रकार से माने केंद्र से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए बताया भी गया है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, जहाँ शिक्षकों और छात्रों के ज्ञान की अंतःक्रिया होती है। विद्यालय का जो हृदय है वो कहाँ है, वो यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, पुस्तकालय है। अगर सोचिए पुस्तकालय ही नहीं होगा, पुस्तकें ही नहीं होंगी तो हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। आगे बात करते हैं, शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि शैक्षिक जीवन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुस्तकालय के कार्यों के विषय में हम बात करते हैं तो पुस्तकालय के कार्य, पुस्तकें शिक्षकों के अनुदेशन कार्य में सहायता देती हैं, पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। यानी शिक्षक को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, यानी कि अनुदेश देने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। यानी शिक्षकों के अनुदेशन के में सहायक होती हैं पुस्तकें, और पुस्तकें ज्ञान में वृद्धि करती हैं। बता दिया है कि पुस्तकें जो होती हैं वो ज्ञान में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। विद्यालयों के स्वाध्याय को बढ़ावा देती हैं। अपने आप से बच्चा पढ़ता है, क्या करता है, स्वाध्याय करना सीख जाता है, बढ़ावा देती हैं इस चीज़ को। पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। बच्चे बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक बुक्स देखते हैं, और एक तो अट्रैक्टिव सा माहौल भी होता है। लाइब्रेरी आपने देखी होगी अपने विद्यालय की, तो ज़्यादातर अच्छे विद्यालयों में भी मिल जाती है और मीडियम विद्यालयों में भी मिल जाती है लाइब्रेरी। तो हर विद्यालय में लगभग एक लाइब्रेरी ज़रूर होती है, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिस में ही क्यों ना हो। तो यानी पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ बैठ के पढ़ना सीख जाते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं पढ़ने के। तो ये क्या है, ये पढ़ने की आदत को पुस्तकालय के माध्यम से ही विकसित किया जाता है। आगे बात करते हैं, पुस्तकालय अच्छे साथी के रूप में पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी एक अच्छा साथी, जैसे एक आपका अच्छा फ्रेंड होगा, वो क्या करेगा कि कुछ अच्छा कार्य करेगा तो आपको भी सिखाएगा, उसे कुछ आ गया तो वो आपको सिखाएगा। उसी प्रकार से जो पुस्तकें हैं वो भी क्या करती हैं और आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आपने एक बुक पढ़ी, उसके आपने जैसे एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है, उसकी आगे की स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि आप दूसरी बुक देखेंगे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा। तो ये भी एक साथी हैं, ये भी क्या करती हैं, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर आप अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं तब भी क्या करेंगे, आप आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा कि एक से यहाँ पे कनेक्शन चलता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप छोटे क्लास में होते हैं वही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसी बाद में दूसरी क्लास में जाते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं, तो वो क्या होता है, लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप प्रोत्साहित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी एक अच्छी साथी हैं। यह पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है। जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको संपादित करने का कार्य कौन करता है, आपकी ये पुस्तकें ही करती हैं। तो आपने देखा कि जो पुस्तकालय भवन है उसका क्या क्या रोल है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं खेल तथा खेल का मैदान। खेल तथा खेल का मैदान ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास के साथ साथ आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई, आपके भावों में वृद्धि हो गई, आपके क्रियात्मक पक्षों में वृद्धि हो गई, और उसी के साथ साथ आपके शारीरिक विकास का होना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी भावात्मक वृद्धि देखने को मिलती है, ज्ञानात्मक वृद्धि देखने को मिलती है, क्रियात्मक वृद्धि में भी विकास देखने को मिलता है, लेकिन शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप खेलों को महत्व दें। ठीक है, क्योंकि
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। विद्यालयों में शिक्षण के साथ साथ खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूलों में खेल कूद के मैदान अनिवार्य कर दिए जाते हैं, और प्रत्येक विद्यालय में, आप प्राइमरी में भी ले लीजिए, जो प्राइमरी पाठशालाएं भी बनी होंगी वो बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा फील्ड में बनी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी खेलने के लिए बच्चों के लिए उचित प्रबंधन होते हैं। आजकल तो आपने खुद भी देखा होगा। तो यहाँ विद्यालय में शिक्षण के साथ खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहे। ठीक है, अध्ययन की थकान को दूर करने के लिए खेल को मनोरंजन कार्य माना जाता है। यानी बच्चा जब बोर होने लगता है तो एक लेक्चर आपका ये भी होता है कि जैसे आपने टाइम टेबल देखा होगा, पढ़ाई का जो टाइम टेबल होता है उसमें एक गेम से रिलेटेड भी आप पीरियड देखते हैं। तो इसी वजह से बच्चा जैसे मानसिक रूप से थक जा रहा है तो उसको किया जाता है, एक मीन्स खेलने के लिए टीचर क्या करता है, ग्राउंड में ले जाता है। कभी कभी लगता है कि नहीं, बच्चे का पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो वो खेल के माध्यम से ही, जैसे मैंने देखा कि बच्चे को सेंटर में बैठाया जाता है, एक बच्चे को सेंटर में बैठा दिया गया और चारों तरफ से सर्कल बना के बच्चों को बैठा दिया गया। सेंटर वाला बच्चा क्या करता है कि टेबल लर्न कराता है, तो बच्चे पीछे पीछे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो भी एक टाइप का खेल है, लेकिन खेल के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो और बहुत सारी गेम्स की वहाँ पे क्या होते हैं कि उपकरण भी होते हैं, जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे गेम्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो बच्चा उनको भी खेलता है। इससे क्या होता है, बच्चे की जो मानसिक थकान होती है वो दूर हो जाती है और उस एक मनोरंजन का कार्य करता है। खेल एक मनोरंजन का कार्य करता है। अध्ययन हेतु खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी अध्ययन के लिए, यही मैंने अभी बताया कि अध्ययन के लिए खेल विधि का भी प्रयोग किया जाता है। खेल शिक्षा की पूरक क्रिया मानी जाती है। और अब हम खेल के महत्व के विषय में बात करेंगे। तो खेल के महत्व के विषय में देखिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सामाजिक सक्षमताओं के विकास की दृष्टि से क्या होता है, सामाजिक भावना विकसित होती है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसको मीन्स सामाजिक भावना का विकास होता है। बच्चा मीन्स एक दूसरे के साथ रहना पसंद करता है, साहचर्य की भावना आती है। तो सामाजिक सक्षमताओं का विकास देखा जाता है। शिक्षा में विकास की दृष्टि से, शिक्षा में भी विकास देखने को मिलता है। सकारात्मक सोच एवं सहनशीलता की दृष्टि से, छात्रों में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से, यानी सृजन शक्ति का विकास होता है। बच्चा जानने की कोशिश करता है कि नया गेम क्या है, किस प्रकार से खेलेंगे, तो यहाँ पे सृजनात्मक शक्ति भी देखने को मिलती है, सृजनशीलता बच्चे के अंदर आ जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, छात्रों की आंतरिक प्रवृत्ति एवं विकास की दृष्टि से, बिना खेल के मैदान के विद्यालय परिसर अधूरा होता है। यानी अगर खेल का मैदान नहीं है आपके विद्यालय में तो आपका विद्यालय परिसर अधूरा माना जाता है। किसी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी संस्था को चलाना चाहते हैं, उसकी मान्यता लेना चाहते हैं, तो खेल का मैदान जो है वो कंपलसरी है, यानी प्राथमिक आवश्यकता है। सबसे पहले ये चेक होगा कि आपके विद्यालय में जहाँ पे आप बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं उस विद्यालय में खेल का मैदान है या नहीं है। यानी कि बोला भी गया है कि किसी भी संस्था की मान्यता के लिए खेल का मैदान होना प्राथमिक आवश्यकता है। आगे बात करेंगे, विद्यालय के फर्नीचर के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय फर्नीचर, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या के अनुसार मेज तथा कुर्सियों का प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि जितने बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर मेज और कुर्सी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक सीट पर 2 छात्र ना बैठें। देखिए, एक सीट पे एक छात्र बैठे तो ज़्यादा सही रहता है। बच्चे आप 2 या 3 बच्चे बैठते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं, बातें करने लगते हैं। तो अगर बच्चा एक सीट पे एक ही बच्चा बैठा है तो ज़्यादा सही माना जाता है। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग मेज या कुर्सी होनी चाहिए। बैठने का आसन
उचित होने पर विद्यार्थी थकान देर से महसूस करता है और उचित अधिगम होता है। यानी बच्चे अगर टेबल और चेयर पे परफेक्ट वे में बैठे हुए हैं, स्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो बच्चे को थकान का एहसास नहीं होता है, बच्चे जल्दी नहीं थकते हैं। एक बेंच पे केवल एक बच्चा हो तो ज़्यादा बेटर होता है, दो बच्चे ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है। कौन कौन से फर्नीचर होने आवश्यक हैं? विद्यार्थियों के बैठने के लिए सीटें यानी कि जो कुर्सी और डेस्क हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। श्याम पट्ट यानी जिस पे लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड टाइप का, वाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो। शिक्षक की मेज एवं कुर्सी, जो शिक्षक के बैठने के लिए जो मेज होती है, कुर्सी होती है, मेज होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक अपनी वहाँ कुर्सी पे बैठ के मेज पे अपने बुक्स जो भी हैं, उनकी ज़रूरत की बुक्स हैं, उसको रख सकता है। और अलमारियाँ, स्टैंड, कूड़ेदान आदि, इन सब की आवश्यकता होती है। यानी एक आदर्श कक्षा में इन सारे फर्नीचर्स की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण की बात करते हैं। शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। यानी कि जो भी अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षक के द्वारा। बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व दिया जाता है। आपके फर्नीचर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे उपकरण होते हैं, शैक्षिक उपकरण, जिनका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनमें से कौन कौन सा है? जैसे कि श्याम पट्ट हो गया, अभी हमने बताया। चार्ट हो गया, देखा होगा अपने बच्चों के क्लास में चार्ट पेपर लगे होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस टाइप के चार्ट देखे होंगे, 1 2 3 4 के चार्ट देखे होंगे। मॉडल देखे होंगे, कोई भी मॉडल है, आपने पेड़ का मॉडल बना दिया, ठीक है, बच्चे को वृक्ष के बारे में बताने के लिए। मानचित्र, ठीक है, मानचित्र यानी कि जैसे ग्लोब वगैरह दिखा दिया। रेखा चित्र तथा आकृतियां, आपने बहुत सारी रेखाओं के माध्यम से गणित पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी आकृतियां वहाँ पे ट्रायंगल शेप की, स्क्वायर शेप की दिखाने के लिए रखी हुई हैं। ग्राफ पेपर, ठीक है, ग्राफ पेपर तो सभी जानते होंगे। विज्ञान शिक्षण सामग्री, तो ये सब क्या है? फर्नीचर उपकरणों के अतिरिक्त जो अन्य शैक्षिक उपकरण हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनका बहुत महत्व है, उनके विषय में हमने बात की। अब हम बात करते हैं विद्यालय स्वच्छता के विषय में। तो विद्यालय स्वच्छता के विषय में बात करेंगे। स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। ठीक है, स्वच्छता तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं स्वच्छता जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बच्चे क्या होंगे? बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। कोई भी बीमारी आसानी से बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बच्चे को खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा विद्यालय स्वच्छ है या नहीं है। अगर कहीं पे भी अगर लगता है कि गंदगी है तो तुरंत के तुरंत अपने अध्यापक या प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण नहीं है, आप उचित सुविधाएं उपलब्ध कराइए। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? ध्यान से देखिएगा। विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए जिससे उन पर धूल तथा जाले आदि ना लगे हों। यानी कि समय समय पर दीवारों को साफ करवाना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं मकड़ी के जाले वगैरह ना लगे हों, धूल कण ना बैठे हों। तो इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सफाई के साथ सभी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देने चाहिए जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर ना बैठे, और क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। जब भी साफ सफाई चल रही हो, जो भी रूम में, जो भी कक्षा में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको खोल देना चाहिए ताकि जो धूल है वो बाहर चली जाए और वस्तुओं पे जम के ना बैठ जाए। क्योंकि धूल के कण जो होते हैं वो फेफड़ों में अगर प्रवेश कर गए तो जो भी स्वस्थ मानव है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो व्यक्ति के लिए साफ सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। आगे ध्यान देते हैं।
विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि अगर पानी बहने के लिए, यानी कि पानी के बहाव के लिए नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है, ना पानी क्या करेगा, पानी जम जाएगा और वहाँ मच्छर वगैरह पनपने लगेंगे और डेंगू इस टाइप की जो घातक बीमारियां हैं वो भी होने का खतरा बना रहता है। आगे बात करते हैं, छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे वह रोगों से दूर रह सके। अगर बच्चा विद्यालय जाता है तो शिक्षक को इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी के नेल साफ हैं, विद्यार्थी मीन्स नहा कर आता है, जो भी विद्यार्थी है उसके कपड़े स्वच्छ हैं या नहीं हैं। तो विद्यार्थी से भी रिलेटेड जो भी मीन्स निरीक्षण किया जाना चाहिए, स्वच्छता से रिलेटेड निरीक्षण किए जाने चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो रोगों से दूर रह सके। नेक्स्ट है, विद्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जानी चाहिए अथवा नहीं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो निरंतर सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं जिससे प्राकृतिक सुंदरता तो होती ही है, साथ ही साथ वह हमें शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। देखिए, अगर पेड़ पौधे लगे होंगे, एक तो मन भी अच्छा रहता है, प्लस क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनसे शुद्ध वायु मिलती है। ठीक है, उनसे शुद्ध वायु मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वातावरण होता है उसकी जो वायु होती है वो शुद्ध बनी रहती है। तो जितना संभव हो सके विद्यालय में वृक्ष लगवाने चाहिए। आगे बात करते हैं, कक्षा शिक्षण के समय सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोल देना चाहिए जिससे कक्ष में शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। जब भी शिक्षण कार्यक्रम चल रहा हो, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको खोल देना चाहिए ताकि जो भी शुद्ध वायु है वो क्या कर सके, कक्षा में प्रवेश कर सके। आगे देखते हैं, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा बालकों को शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिया जाना चाहिए। अगर शिक्षक जैसे अध्यापक हैं, विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम करवा रहे हैं, बच्चों को क्या कह रहे हैं कि उनके विषय में चर्चा के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो इससे बच्चों के अंदर क्या होगा, वो समझेंगे कि स्वच्छता का महत्व क्या है, इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे। और जब किसी चीज़ को देखते हैं बच्चा सामने तो उस चीज़ को ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट देने चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, उसके बारे में विचार करे, उसके बारे में गहराई से सोचे। तो आपने देखा कि विद्यालय की स्वच्छता के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं शौचालय की। तो शौचालय के विषय में देखते हैं, विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का होना अति आवश्यक है। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा है तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होने चाहिए। यानी कि अगर बालक बालिकाएं दोनों एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इन शौचालयों में सफाई के लिए सफाई कर्मी भी अवश्य नियुक्त किए जाने चाहिए। और ये भी बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि जब शौचालय जाने के बाद में बच्चा साबुन से अपने हाथ धो रहा है या नहीं धो रहा है। अगर नहीं धो रहा है तो उनको बताना चाहिए कि आपको शौचालय जाने के बाद में हाथों को साफ करना चाहिए। और समय समय पर उनमें फिनाइल्स वगैरह डलवानी चाहिए ताकि जितने भी कीटाणु हैं वो पूरी तरह से समाप्त किए जा सके। तो पूरी तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब का क्या करना चाहिए कि निरीक्षण करते रहना चाहिए। आगे ध्यान देंगे पेयजल व्यवस्था। पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। सभी को पता होगा कि इसके बिना तो व्यक्ति रह भी नहीं सकता है। विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना उचित है क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है। यानी वातावरण के अनुसार पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे गर्मियों में क्या है कि अगर नहीं आपके यहाँ वाटर कूलर वगैरह नहीं है तो स्कूलों में घड़ों वगैरह का इंतजाम किया जाता है ताकि गर्मियों में क्या है कि थोड़ा ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा अधिक पसंद किया जाता है। जबकि
सर्दियों में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां अधिक स्वच्छता हो, अर्थात शौचालय के आसपास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। यानी जो पानी की उचित व्यवस्था है वो स्वच्छता वाले स्थान पे की जानी चाहिए, शौचालय वगैरह से दूर होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो भी आपने ये भौतिक संसाधन है उनके विषयों के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की। आपने विद्यालय भवन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखा, विद्यालय छात्रावास भवन के बारे में पढ़ा, विद्यालय प्रयोगशाला भवन के बारे में पढ़ा, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल के मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल व्यवस्था। ये पूरा का पूरा चैप्टर था आज के पूरे वीडियो में। हमने इस पे पूरे विस्तृत रूप से बात की है और आगे भी हम बात करते रहेंगे और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, जीएस विस्तार चैनल पे जुड़े रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आगे आए वो आपको टाइम पे मिल जाए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।